देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, पीओक्यू इज अ लाइन। पीओक्यू क्या है? एक लाइन। ठीक है, अच्छा जी। तो POQ इज अ लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन। और जो आपके पास ये जो रे OR है, ये परपेंडिकुलर है आपकी किस लाइन पर? PQ लाइन पर। दिख रहा है? नहीं, इसको ऐसा करो, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इससे रीड कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, POQ इज अ लाइन। तो POQ एक लाइन है आपके पास एंड रे OR, और ये जो OR रे है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ के ऊपर, राइट। अच्छा जी। एंड OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OR। और OS एक और रे है जो कि OP और OR के बीच में है कहीं। अब वो एग्जैक्टली बीच में है ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि अगर एग्जैक्टली बीच में होती तो वो बाइसेक्टर बोलता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, मैं कह रहा हूँ पतंग जो है इनके कहीं बीच में गिरी है, तो भाई पतंग तो कहीं भी गिर सकती है ना, यहाँ गिर सकती है, यहाँ गिर सकती है, यहाँ गिर सकती है, कहीं भी। पर अगर मैं कहता नहीं मिड पॉइंट पे गिरी है, तो फिर तो एग्जैक्टली बीच में गिरी है। तो ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है कि बाइसेक्टर है या कुछ है, उसने खाली ये बोला है कि OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? परपेंडिकुलर किसके ऊपर? PQ पर। OR परपेंडिकुलर है PQ पर, और OS कोई रे है OP और OR के कहीं बीच में। तो ठीक है, क्लियर है मामला। अच्छा जी, आगे क्या बोल रहा है? बस इतना ही गिवन है इसमें, और बाकी आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो आइए सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। आप बताइए गिवन क्या लिखना चाहिए? POQ इज अ लाइन, इज इट सो इम्पोर्टेंट? POQ इज अ लाइन लिख सकते हैं लिखने को, चलो ठीक है, आप 180 वाला कंसेप्ट इस पर बना सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मतलब मेंशन किया जाए। पर OR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ पर। ये बात थोड़ी सी जरूरी है, तो आइए लिखते हैं इसको। तो OR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ पर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर से क्या पता चलता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री बना, अब 90 डिग्री इधर बना रहा है तो आप बताइए क्या पल्ली तरफ नहीं बनाएगा? क्या पल्ली तरफ भी बनाएगा भाई? 90 तो दोनों तरफ बनाता है ना। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। बताओ भाई इस एंगल का नाम। ROQ लिख सकते हैं आप, QOR भी लिख सकते हैं, ROQ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, दूसरा POR, तो आपका QOR बराबर है किसके? POR के, और बराबर है किसके? 90 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ 90 है। अब आपको ना एक स्टेटमेंट दी है, देखो वो स्टेटमेंट देखो, टू प्रूफ जो है, जो टू प्रूफ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है, हाफ एंगल ROS इक्वल है। हाँ जी, सॉरी हाफ नहीं है इसमें, सॉरी एंगल ROS में, हाँ एंगल ROS इक्वल है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल PO। इस चीज ये चीज इक्वल है। देखो अब कंसेप्ट जो आप पूछ रहे हो कि इस मतलब क्वेश्चन का सारांश क्या है, इस क्वेश्चन का सारांश कुछ ऐसा है कि अगर कभी भी मान लीजिए इस तरीके से हो, अपॉन में 2 किसी भी चीज को, एंगल POS ये चीज हमें प्रूव करनी है, राइट। तो मतलब अगर अपॉन में 2 है, तो ये बताओ ये जो अपॉन डिवाइडेड बाय में 2 आया है, ये कैसे आया होगा, इस चीज के बारे में सोचो। ये सिखाना चाहता है क्वेश्चन। बिल्कुल, ये जो हाफ आया है, ये आपको नहीं लगता मतलब इससे पहले ये 2 कहाँ होगा? मतलब आज डिवाइडेड बाय में है, आपको लगता है इससे पहले वाले स्टेप में ये क्या पता ऐसे है ना, माइनस एंगल PO। अगर ये चीज मैं ले आऊं, देखो मैं बता रहा हूं क्या सीखना है।
अगर मैं ये चीज ले आऊं तो इस 2 को अगर मैं इधर नीचे भेज दूं तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। भाई आप इस 2 को अगर इसके अपॉन में भेजोगे तो हाफ आ जाएगा ना। तो इसका मतलब आज ये जो हाफ लिखा हुआ है ये कभी ना कभी किसके साथ रहा होगा? आरओएस के साथ। सही है। मतलब थोड़ा सा बैक में सोचो, थोड़ा रिवर्स में सोचा करो कि कोई चीज आपको प्रूव करने के लिए दी है, ये कैसे आई होगी इसके बारे में सोचना बड़ा जरूरी है। रटो मत उसको, ये पहले थोड़ा सा सोच विचार करो। कुछ क्वेश्चनों में तो हम उसको रटना ही पड़ता है कि यार किस तरीके से किया होगा। हाँ तरीका तो रटना है, लेकिन थोड़ा सा जहां समझे वहां समझ भी है कि भाई यहां पर आरओएस आया, यहां पर हाफ लिखा हुआ है, तो ये हाफ कभी ना कभी आरओएस के साथ मल्टीप्लाई में भी रहा होगा। आज ये अपॉन बन गया। ठीक है। तो अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, 2 ROS का मतलब क्या होगा? ये 2 ROS कैसे आया होगा? जब ROS मान लीजिए 2A है, ये 2A कैसे आता है? A+A करने से। अब 2 ROS कैसे आया होगा? ROS प्लस ROS। तो अब जो मेरे दिमाग में है वो ये होना चाहिए कि आपको 2 बार ROS निकालना है, 2 इक्वेशन बनानी है ROS की, और फिर दोनों ROS की इक्वेशनों को क्या करवा देना है? प्लस, जिससे ROS प्लस ROS बन जाए। और वो क्या बन जाए? 2 ROS। और फिर मैं ROS को अकेला करके इस 2 को डिवाइडेड बाय में भेज दूं, और मेरे ख्याल से ये एग्जैक्टली आपका काम हो जाना चाहिए। सही है। इस थॉट प्रोसेस के साथ करो, और यही सिखा रहा है ये क्वेश्चन कि अगर कहीं हाफ लिखा है भैया तो तू उसका रिवर्स भी सोचा कर, ये कैसे आया होगा इधर मल्टीप्लाई में, और अगर वो चीज 2 बन सकती है तो बना, फिर उनको ऐड कर, और फिर 2 ROS बना, और फिर 2 को नीचे भेज दे, हाफ आ जाएगा। समझ में आया? ये है इस क्वेश्चन का सारांश। आइए समझते हैं क्या कैसे करना है या किस तरीके से होगा कुछ। तो सबसे पहले मतलब अब एक बात तो समझ में आई गई होगी, कितने ROS बनाने हैं? 2। अब आप खुद सोचिए 2 ROS कैसे बनेंगे। ये है ROS, ये एंगल है ROS। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो इस पूरे में से अगर मैं इस पार्ट को क्या करवा दूं तो ROS निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? सही है। अब इस वाले एंगल का नाम क्या है? POR। अगर मैं POR में से क्या माइनस करा दूं? POS, तो आपके पास ROS आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। श्योर। स्टार्ट करें? तो आइए लिखते हैं इसको। तो हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि भाई ROS लेके आना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? POR में से एंगल POS क्या करवाना पड़ेगा, और मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दूं, क्योंकि मैं इसको आगे चल के ऐड भी तो करवाऊंगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तभी तो ROS प्लस ROS क्या बन जाएंगे? 2 ROS। अब ये मैंने ROS बना दिया। अब एक बार और ROS बनाना है, लेकिन इस बार कहां से बनाना है? राइट साइड से। तो अगर मैं इस पूरे में से अगर इस चीज को क्या करवा दूं तो भी तो ROS बनेगा। अब इस वाले पूरे एंगल का नाम बता दो मेरे को। तो ROS बना रहे हैं, लेकिन कैसे? एंगल QOS में से माइनस करेंगे किसको? एंगल QOR एंड कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन। ठीक है। अब क्या करना है हमें? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ROS प्लस ROS, सही है। और एंगल POR माइनस एंगल POS प्लस, ब्रैकेट लगा लूं प्लस से बीच में, वैसे भी प्लस से साइन थोड़ी चेंज होते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ब्रैकेट लगा। हाँ बोलो नेक्स्ट वाला और क्या प्लस करूं? भाई पार्टिसिपेशन चाहिए यार, ऐसे थोड़ी मैं लिखता जाऊं, ऐसे थोड़ी चलेगा। QS बिना आपके पार्टिसिपेशन के आपको फोकस इतना भी नहीं चल रहा तो फिर फायदा क्या है फोकस का? बंद कर दो। हाँ भाई क्या लिखना चाहिए? माइनस एंगल QO
चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करना मेरा काम, बताइए। ठीक है, आपने आरओएस को कितनी बार निकाला? 2 बार। एक बार कहां से निकाला है? लेफ्ट साइड से। एक बार कहां से निकाला है? राइट साइड से। 2 बार आरओएस बना दिया। फिर मुझे तो 2 आरओएस चाहिए था, तो मैंने जानबूझ के इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करवाया? ऐड। तो आरओएस प्लस आरओएस, और फिर ये जो इसके राइट साइड थे ये भी प्लस हो गए। देखो मैंने इनके बीच में क्या लगाया? प्लस। बाकी इसको लिखा है मैंने, और फिर इसको लिखा, और दोनों के बीच में क्या लगाया? प्लस। मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे कुछ एंगलों की वैल्यू पता है, जैसे कि पीओ आर की पता है मुझे। पीओ आर कितना डिग्री है भाई? 90। ये वैल्यू डाल देनी है आपको। क्यू आर की वैल्यू भी पता है तुम्हें कितनी है। बाकियों की पता नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जिनकी पता है उनकी तो डाल दीजिए वैल्यू। तो आइए देखते हैं पीओ आर की जगह कितना लिखूं। तो पीओएस तो पता ही नहीं है भाई, ठीक है। क्यूओएस भी नहीं पता है भाई आपको, ठीक है चलेगा। क्यूओआर तो पता है 90। और आरओएस प्लस आरओएस, टू आरओएस, यही तो प्लान था हमारा। अब 90 से 90 क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको सिखाया था, जब एक ही साइड होते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वो कैंसिल हो जाता है। और अगर इक्वल टू के एक इधर होता और एक पल्ली तरफ होता तो सेम साइन पर कटता है। दोनों नेगेटिव है तो कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव के हैं तो भी कट जाएगा। बात वही है, आप उसको यहां पर लेके आओगे, अगर मान लीजिए दोनों माइनस के तो उसको उधर लेके आओगे तो वो किसका बन जाएगा? प्लस का। माइनस प्लस माइनस वैसे भी कट जाएगा। आप पहले ही काट दीजिए उसको। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ है तो सेम साइन चाहिए, अगर एक ही तरफ है तो अलग अलग साइन चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होती है। ओके, ठीक है। तो अब आर ओ एस इक्वल्स टू माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। अच्छा, इसको करेंगे हम आगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताओ। अगर आपके पास -3 + 7 है, मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस साइन है इस पर किसका हक है? 3 का या 7? 3 का, क्योंकि वो उसके आगे है। अच्छा, और इस प्लस पे किसका हक है? तो मतलब नंबरों के आगे होते हैं उनके साइंस, पीछे नहीं। कोई भी नंबर है उसके आगे होगा उसका साइन, उसके पीछे नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बात बताओ, तुम्हें ये -7/3, -7 प्लस -3 + 7 अच्छा लग रहा है, या 7 - 3 अच्छा लगेगा? क्या दोनों में अंतर है कुछ? ये बता दो। अंतर नहीं है? नहीं है अंतर, सही है मामला, ये बिल्कुल सही लगा मैंने। आप ज्यादा से ज्यादा इसके आगे प्लस लगा सकते। तो चीजें प्लस माइनस में बेशक हो, अगर आप नंबर को शिफ्ट कर रहे हो तो चेंज विद इट्स साइन, साइन को भी लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि बंदे का शिफ्टिंग करा दिया लगेज वही है, ऐसा नहीं चलेगा, लगेज बंदे के साथ ही जाएगा। तो ये अगर आप नंबर को पीछे करना चाहते हैं, अगर मान लो विश है आपकी कि आप पीछे लिखना चाहते हो इसको, तो लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको उसका साइन भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में हम मानते हैं प्लस की चीज को आगे लिखा जाए और माइनस की चीज को पीछे लिखा जाए। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के आगे अगर प्लस है तो कभी कभी हम उस प्लस को ना भी लिखें तो समझते हैं हम इस बात को कि यहाँ प्लस ही है, मतलब प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है अगर वो स्टार्टिंग में है तो। अगर कहीं बीच में है तब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, बट माइनस के साथ ऐसा नहीं होता, माइनस में आपको दिखाना ही पड़ता है उस माइनस को। लेकिन अगर प्लस का होता मामला तो ना भी दिखाएं तो चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कोई मैथ्स नहीं है इसमें, डोंट वरी। अब आप मुझे बताइए, ये पीओएस के आगे क्या साइन है? माइनस। और क्यूओएस के आगे क्या साइन है? ये गलत नहीं है ऐसे, लेकिन अगर मैं क्यूएस को आगे कर दूं और इसको पीछे कर दूं तो मेरे को क्या आगे प्लस लगाना, मतलब लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं तो कोई ऐसी बात नहीं, और थोड़ा अच्छा भी दिखेगा। भैया ऐसे ही छोड़ दे तो गलत हो जाएगा क्या मैथ्स? नहीं, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी सही है। भैया फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ दो। बट अगर तुम इसको पलट के लिख दोगे ना तो मतलब टीचर समझेगा यार मैथ्स भी आता है, रेपुटेशन का भी ध्यान रखता है बच्चे। समझ रहे हो ना, 100 वाले बच्चे ऐसे ही तो मेरे ख्याल से आपको क्यूएस को क्या करना चाहिए? आगे लिखना चाहिए, और एंगल पीओएस को पीछे में अच्छे से लिखना चाहिए। मेन बात है इसका, इसमें इससे मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आरओएस को मैंने अकेला कर दिया और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के मुझे हाफ को नीचे भेज देना चाहिए जैसा मेरी डिमांड थी।
मेरे ख्याल से यही आपका hence proof। तो आपको अब ये क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन इसका जो सारांश है वो यही है कि अगर कभी किसी चीज के नीचे हाफ है तो आप उसको उल्टा सोचिए कि ये 2 रहा होगा, और अगर आप बाकी में 2 आरओएस बना सकते हैं तो समझ जाइए वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा। क्या अपन 9 से 11 बोल किसको? जैसे वैसे तो ग्रुप में 10 तक है, लेकिन आप मानो 2 घंटे लगेंगे। एक घंटे तो बोला, 12th की बोलेगी 2 घंटे। मैंने बोला था स्ट्रेंथ पूरी आएगी तो सोचेगी, स्ट्रेंथ क्या बनाएगी, वो 3-4 वाला तो है नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पूरी एक्सरसाइज में, अच्छा क्वेश्चन है ये, टीचर्स करते हैं इस क्वेश्चन को काफी। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को सीख लेते हैं, है ना। पैरेलल लाइन पे यकीन मानो अगर आपका चैप्टर 6 अगर आ रहा है तो एग्जाम्पल 4 तो बिल्कुल करके चले जाइएगा, एग्जाम्पल 4 आना ही आना है। ठीक है, बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपरों में भी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का। ऐसा यहाँ पर जैसे मान लो 135 है और ये वाला जो है ये 40 है, और फिर आपसे पूछते हैं इसमें बीच का कोई कुछ, बीच में कोई एक्स एम वाई पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया आपसे, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो जिस तरीके का क्वेश्चन आपके बनता है, आइए कंसेप्ट सीख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में कंसेप्ट क्या है? एक्सरसाइज 6.2 में आपको जो सिखाया गया है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो इंटरसेक्ट नहीं करते। बहुत बच्चे पैरेलल लाइन क्या बताते हैं? जो लाइनें इक्वल होती है, जो लाइनें इक्वल होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल लाइन। ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पैरेलल लाइन का मतलब है वो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। भैया इक्वल से इसका कोई लेना देना नहीं, इससे इक्वल का कोई लेना देना नहीं। एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी भी हो सकती है, और वो पैरेलल भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये प्रॉपर है, ऐसा हो सकता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी, पैरेलल का इक्वल से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, पैरेलल का मतलब होता है वो लाइनें जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ बोला देते, क्या बोल रहे थे? हाँ कितना भी एक्सटेंड करिए लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। लाइन का मतलब ही है कि कोई लिमिट नहीं है लेंथ की, कितनी भी हो सकती है। देखिए अब बहुत बच्चे कहते हैं कि भैया मान लीजिए ऐसा हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया और भैया ये ऐसे हो गया, देखो लाइन है तो भैया अभी भी क्या नहीं कर रही, इंटरसेक्ट। तो क्या इनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं? आंसर है नहीं। आप इनको एक्सटेंड करेंगे, मैंने कहा था ये एरो बनने का मतलब ही होता है कि ये इनफाइनाइट लेंथ पे है। एरो बनाने का मतलब ही है, नहीं तो मैं क्या बनाता इस पर, फुल स्टॉप बनाता, है ना, कुछ ऐसा बनाता है। फिर ये लाइन सेगमेंट बनाते हैं, नाम ही है पैरेलल लाइन, सेगमेंट तो बोला ही नहीं उसने। उसने क्या बोला हुआ है? पैरेलल लाइंस। अब लाइंस बोला है तो आप स्टॉप नहीं करेंगे उसकी लेंथ, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। और एरो का मतलब ही होता है कि ये एक्सटेंडेबल है इन बोथ द डायरेक्शन, राइट में भी जाएगा लेफ्ट में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। और ऐसा ही खेल कुछ इसका है, इधर भी और इधर भी। अब आप खुद थोड़ा सोचिए कि अगर चलो अभी तो नहीं दिख रही मीट करती, लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं और इसको भी एक्सटेंड करूं तो क्या ये मीट नहीं करेंगी? जरा बिल्कुल करेंगी। तो फिर ये पैरेलल लाइन नहीं है, इनको क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर एक आता है बाइसेक्टिंग लाइंस। बाइसेक्टिंग क्या होता है? जो दोनों लाइनें एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर दो, वो बाइसेक्टिंग है। ठीक है, हालांकि बाइसेक्टिंग लाइंस नहीं होती है, बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन की तो वैसे भी क्या नहीं होती, कोई लेंथ नहीं होती, तो आप बराबर कैसे बांट दोगे, है ना। जो चीज इनफाइनाइट है आप उसको बराबर कैसे बांट सकते हो, बराबर नहीं बढ़ती। लाइन सेगमेंट होते हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी। तो 2 पैरेलल लाइंस, और इनको अगर कोई ट्रांसवर्सल क्या करती है, कट करती है। क्या करती है? कोई ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन को मतलब इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब इस पर काफी डिबेट हुआ है क्योंकि अब इसकी जो डेफिनेशन चेंज करवा दी है उन्होंने। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है
ठीक है, दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब अगर वो पैरेलल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, बट हमारे टाइम पे ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती थी जो सिर्फ पैरेलल लाइनों को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, मोर देन टू। लेकिन अगर कोई लाइन दो से ज्यादा लाइनों को क्या कर जाए? इंटरसेक्ट कर जाए, तो वो लाइन भी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन ही कहलाएगी। मतलब वो लाइन जो मोर देन वन लाइन को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस केस में ट्रांसवर्सल लाइन आपकी जो है वो पैरेलल लाइनों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइनों को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। अब आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एक पोस्टुलेट था लास्ट वाला जो मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 है 180 है तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। और अगर 180 से कम है जब, तो इसका मतलब है लाइन इसी की तरफ झुकेंगी, इसी की तरफ मिलेंगी। हाँ, और अगर मोर देन 180 है तो इसका मतलब है लाइनें इस तरफ तो नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको समझाता हूँ, यूक्लिड ज्योमेट्री में बताया भी था मैंने एक चीज आपको, तो समझा था? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक स्ट्रेट एंगल पे बताया था, अगर 180 है तो ऐसा है, और अगर मोर देन 180 है तो लाइनें कुछ ऐसी दिखेगी, और अगर अगर कुछ ऐसा कम है तो फिर ऐसा वाला दिखेगा। ठीक है, रुक जा यार, ये मुझे पढ़ाना है एक मिनट। ठीक है, तो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और वो एक लाइन द्वारा काटी जा रही है, तो जब कभी भी मोर देन वन लाइन कट होती है तो उस लाइन को, जो लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। जब कभी दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी गई है तो ध्यान रखिए यहां पर टोटल 8 एंगल्स बने हैं। कितने बने हैं टोटल? 8। 4 तो ऊपर बने हैं और 4 ही नीचे बने हैं। जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर्कल मत बोलो यार, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ऐसा बोलते हैं ना, तू सर्कल मत बोल यार, ऐसा बोलते हैं कि भैया कंप्लीट एंगल हो गया ना यहाँ, तो हाँ यहाँ भी कंप्लीट एंगल हो गया। सेंटीमेंट्स यार, मतलब तुम अपने लॉजिक्स खराब करते हो, मेरे का सेंटीमेंट सेट करो। आप उस चीज को फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते जिससे मैं सोचवाना चाहता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टोटल कितने एंगल्स बन गए? 8। ठीक है, लेट इट बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे एंगल 5, ये एंगल 6, यहाँ एंगल 7 और ये एंगल 8। तो टोटल आपके पास 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल 8 एंगल्स हैं आपके पास, इसमें से फिर कुछ, अब इन एंगल्स के कुछ नाम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 और 2, मैं इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये कौन से एंगल्स हैं? माइम नहीं, मयंक, हिज नेम इज मयंक। ओके, हाँ जी, तो 1 और 2 जो हैं वो कौन से एंगल्स हैं? लीनियर पेयर है ना भाई, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 1 और 2 क्या है? लीनियर पेयर। 1 और 4 क्या है? लीनियर पेयर। भाई यार ये भी तो लीनियर पेयर ही है ऐसे। ये सीधी लाइन ही तो आई है। अब ऐसे ही मत सोचना हमेशा कि ऊपर ही लीनियर पेयर होते हैं। लाइन खींची तो ऊपर ही बनेगा लीनियर पेयर, नीचे नहीं बन सकता। भैया आड़ा भी बन सकता है, लाइन मान लो कल को ऐसी है तो क्या इन पे नहीं बनेगा क्या लीनियर पेयर? बनेगा ना। ये मान लीजिए लाइन ऐसे है तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर कितना? अरे बोलो कितना? 180 बचे लीनियर पेयर। ऐसे 1 और 2 कितना? लीनियर पेयर, 180 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 और 3 तो ऐसा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम 180 होता है और वजह होती है लीनियर पेयर। उसमें से अगर एक एंगल पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं, है ना। और उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या बनानी है? इक्वेशन, और उसमें एक में वैल्यू डाल दीजिए, दूसरे को निकाल दीजिए। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताइए 5 और 8 के बीच में क्या है रिलेशनशिप? 5 और 8 के बीच में लीनियर पेयर अगेन। ठीक है, 6 और 7 के बीच में लीनियर पेयर, 7 और 8 के बीच में लीनियर पेयर। अच्छा 5 और 7 के बीच में क्या है?
वर्टिकल अपोजिट 5 और 7 के बीच में लीनियर पेयर का है ये है आपके वर्टिकल अपोजिट्स। आया समझ में? ठीक है, ऐसी 1 और 3 के बीच में क्या है? वर्टिकल अपोजिट। तू भी कभी ऐसे ही बैठा हुआ है सूरदास। 2 और 4 के बीच में क्या है? वर्टिकल है। ठीक है, तो लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट से आपका नाता नहीं टूटा है, वो है। ठीक है, बट अभी हमें थोड़े से और टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एंगल है कौन सा है? इंटीरियर। सबसे पहले को इंटीरियर पढ़ा दिया, चलो अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ाते हैं सबसे पहले। वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यही वजह है कि किसी भी बच्चे से आप पूछेगा कि भैया मतलब अगर ऐसे पैरेलल लाइन बना के और ऐसे पूछेगा जिसको नहीं आता है, सबसे पहले किस एंगल का नाम लेगा? अल्टरनेट इंटीरियर का। अगर पैरेलल लाइन के मैंने बोल दिया क्वेश्चन, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है उसको, तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही नाम लेते हैं बच्चे। वजह बड़ी क्लियर है, सबसे पहले टीचर पढ़ाती क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो चीज सबसे पहले पढ़ाई गई है तो वो ज्यादा पढ़ता है बच्चा, और ज्यादा पढ़ता है तो उसको वही चीज वही नाम याद रहता है। किसी बच्चे को को इंटीरियर नाम याद नहीं रहेगा, कि को इंटीरियर नाम सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। और इसी के पीछे यार ये भी तो लॉजिक है कि तुम्हें 12 का टेबल ही याद होता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जितना भी याद है। 9 तक सबको याद होते हैं, 10-11 का बच्चा पढ़ता ही नहीं है, 12 का पढ़ता है। अपनी लाइफ में आपने 12 का टेबल जितनी बार पढ़ा होगा ना, उतनी बार 17 का नहीं पढ़ा होगा। और इसलिए आपको 12 का टेबल टूटा फूटा जैसा भी है वो याद है, हल्का फुल्का देखना। चलो ठीक है।